Hello dear student, good morning everyone. अध्याय 1 व्यवसाय अध्ययन का चैप्टर है आपका का व्यवसाय अध्ययन। चैप्टर 1 देखते हैं। कल मैंने आपको आर्थिक क्रियाओं के बारे में बताया था और उसकी परिभाषा और अर्थ दोनों बताया था और विशेषता बताई थी और आर्थिक क्रियाओं के उदाहरण बताए थे। आज अपन गैर आर्थिक क्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। सेकंड आपका है, चैप्टर का नाम है व्यवसाय प्रकृति में उद्देश्य। व्यवसाय प्रकृति एवं उद्देश्य। व्यवसाय की प्रकृति क्या है, उसके उद्देश्य क्या है। व्यवसाय में व्यापार होता है। सेकंड, फर्स्ट अपन ने कल पढ़ा था आर्थिक क्रिया, आज पढ़ेंगे सेकंड पॉइंट है आपका गैर आर्थिक क्रिया। गैर आर्थिक क्रियाएं, इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, आपके पेज नंबर व्यवसाय अध्ययन पेज नंबर 2 पर है चैप्टर अध्ययन है ना। अध्याय सेकंड है आपके पास में गैर आर्थिक क्रियाएं। गैर आर्थिक क्रिया क्या होती है, देखिए आपको नॉन एक्टिविटीज दे रखी हुई है कि गैर आर्थिक क्रिया क्या होती है। वे मानवीय क्रियाएं गैर आर्थिक क्रिया कहलाती है जिसका धन कमाने या धन प्राप्त करने से कोई संबंध नहीं होता। इन क्रियाओं का उद्देश्य मौद्रिक लाभ प्राप्त करना नहीं होता। देखिए आर्थिक क्रिया का क्या था मतलब, आर्थिक क्रियाओं का मतलब था उनका उद्देश्य था लाभ कमाना, और गैर आर्थिक क्रिया का उद्देश्य क्या है, लाभ कमाना नहीं होता है। सीधी सी बात है, आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य रहता है लाभ कमाना और गैर आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य रहता है लाभ नहीं कमाना। इसके बहुत सारे उदाहरण दे रखे आपको। ये क्रियाएं प्रेम, स्नेह, मित्रता आदि के वशीभूत होकर की जाती है। उदाहरण के लिए ये सिर्फ ये जो जितनी भी क्रिया है ये क्या है, मित्रता स्नेह के वशीभूत होकर की जाती है। इसके उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ कि माता द्वारा अपने पुत्र को पालना। देखिए एक माता जो रहती है अपने पुत्र को पालती है, उसका कोई उद्देश्य नहीं रहता है कि लाभ कमाना है कि कुछ करना है। उसका उद्देश्य यही रहता है कि सिर्फ पुत्र को पालना रहता है। उनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता, धन अर्जित करना नहीं होता। उसके अलावा बच्चों द्वारा स्वस्थ लाभ के लिए खेलकूद या व्यायाम कराना। जो बच्चे रहते हैं उनका जो स्वस्थ लाभ, उनका जो स्वस्थ है उसके लाभ के लिए उनको व्यायाम कराना होता है। डॉक्टर द्वारा अपनी पत्नी का इलाज कराना। कोई भी डॉक्टर हो है ना, डॉक्टर का क्या मतलब रहता है, डॉक्टर अपनी पत्नी का जो इलाज करता है तो उसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता, धन अर्जित करना नहीं होता है। उसके अलावा महात्मा गांधी का स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए किया गया आंदोलन, ऐसी क्रियाएं हैं। महात्मा गांधी जो थे उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के लिए जो आंदोलन किया था उनका उद्देश्य ये नहीं था मुझे इससे प्रॉफिट मिलेगा, लाभ मिलेगा, धन मिलेगा। उनका उद्देश्य सिर्फ भक्ति भावना का था। जो धन कमाने के उद्देश्य नहीं की जाने उसने या प्रेमवश की जाती है उन्हें गैर आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। गैर आर्थिक क्रिया क्या होती है, जिनका उद्देश्य धन कमाना नहीं होता है। आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य रहता है धन कमाना। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल लिया था है ना, एक डॉक्टर द्वारा एक रोगी का उपचार करना, एक शिक्षक द्वारा शिक्षण कार्य करना, एक चपरासी द्वारा झाड़ू लगाना, ये क्या रहता है, आर्थिक क्रियाओं के उदाहरण थे और आर्थिक क्रियाओं में लाभ कमाना का उद्देश्य की जाती है। गैर आर्थिक क्रियाओं का ठीक उल्टा है, इनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता, इनका उद्देश्य क्या रहता है, सेवा करना होता है। अगर आप आर्थिक क्रियाएं तथा गैर आर्थिक क्रियाओं में अंतर की बात करें, आर्थिक क्रिया आर्थिक क्रियाओं तथा
गैर आर्थिक क्रियाओं में अंतर। आर्थिक क्रियाओं तथा गैर आर्थिक क्रियाओं में अंतर। देखिए, आर्थिक क्रिया तथा गैर आर्थिक क्रिया में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, इसके बारे में जानना है। सबसे पहले आपको देखिए पेज नंबर 3 पर आपके पास में दे रखा है, क्रमांक है, अंतर का आधार है, आर्थिक क्रियाएं, गैर आर्थिक क्रियाएं। सबसे फर्स्ट पॉइंट है उद्देश्य, कि इनका क्या उद्देश्य होता है। आर्थिक क्रियाओं का क्या उद्देश्य है, गैर आर्थिक क्रियाओं का क्या उद्देश्य है। ठीक है, उद्देश्य में अगर बात करोगे तो आर्थिक क्रिया का उद्देश्य क्या रहता है, आर्थिक क्रिया का उद्देश्य रहता है धन कमाना। ठीक है, और गैर आर्थिक क्रिया का उद्देश्य क्या रहता है, धन नहीं कमाना होता है। सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है। अगर आप पढ़ोगे ये धन अर्जित करने के उद्देश्य से की जाती है। इसका मेन मकसद क्या रहता है कि यह धन अर्जित के लिए की जाती है। किसका, आर्थिक क्रिया। जैसे अगर आप फॉर्मेट की बात करेंगे, इनके बीच में अंतर की बात करेंगे, है ना। मान लीजिए आपके पास में क्रमांक है, क्रमांक मीन्स आपके जो नंबर आते हो, है ना, और उसके बाद में अंतर का आधार है, आधार। तो आपके पास में आर्थिक क्रिया है, आर्थिक क्रियाएं हैं, गैर आर्थिक क्रिया। दो क्रिया होती है, आर्थिक क्रिया और गैर आर्थिक क्रियाएं। ठीक, फर्स्ट पॉइंट आपको दे रखा है उद्देश्य। क्या दे रखा है, उद्देश्य। आर्थिक क्रिया का क्या उद्देश्य है, गैर आर्थिक क्रिया का क्या उद्देश्य है। आर्थिक क्रिया का उद्देश्य होता है यह धन अर्जित करने के लिए, ये धन कमाने के उद्देश्य से की जाती है। इसका उद्देश्य रहता है धन कमाना। और गैर आर्थिक क्रिया का उद्देश्य क्या रहता है, धन कमाना नहीं होता है। सेकंड पॉइंट है आपका पूर्ति। पूर्ति किसकी पूर्ति की जाती है, देखिए इन क्रियाओं से मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। आर्थिक क्रिया में क्या होता है कि इन क्रियाओं से मनुष्य की आवश्यकता, जो भी आवश्यकता रहती है मनुष्य की, उनकी पूर्ति की जाती है। मनुष्य की बहुत सारी आवश्यकता रहती है, उनकी पूर्ति कौन करता है, आर्थिक क्रिया में होती है। गैर आर्थिक क्रिया में क्या होता है, इससे मनुष्य की इच्छाएं अथवा भावनाओं की पूर्ति होती है। इसमें क्या होता है कि इसमें आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, इसमें मनुष्य की जो इच्छाएं रहती है और जो भावनाएं रहती है उसकी पूर्ति की जाती है। मनुष्य की क्या इच्छा है, क्या भावना है, उसकी पूर्ति कौन करता है, गैर आर्थिक क्रिया में होती है। थर्ड पॉइंट है आपका मापदंड। मापदंड मापना रहता है। इन क्रियाओं का मापदंड द्रव्य है और इन क्रियाओं को द्रव्य द्वारा नहीं मापा जा सकता। इन क्रियाओं का जितना भी मापदंड रहता है द्रव्य में रहता है, और इनका उल्टा रहता है, ठीक इसका विपरीत रहता है कि इन क्रियाओं को आप उसमें द्रव्य में नहीं मापा जा सकता है। फोर्थ पॉइंट है संबंध। आप देखिए कि आर्थिक क्रिया तथा गैर आर्थिक क्रिया में क्या संबंध होते हैं, क्या संबंध है। संबंध, इनके बीच में क्या संबंध है। इन क्रियाओं का संबंध सामाजिक एवं वास्तविक मनुष्यों के आर्थिक कार्य से होता है। देखिए इनका संबंध किससे होता है, मनुष्य जितने भी सामाजिक मनुष्य हैं उनका संबंध सामाजिक एवं वास्तविक संबंध आर्थिक कार्य से होता है। इन क्रियाओं का संबंध किससे होता है, जो समाज में रहने वाले व्यक्ति है, जो समाज में रहने वाले मनुष्य हैं, उनके कार्यों से होता है कि उन्होंने क्या क्या कार्य किए, कौन सा अच्छा काम किया है, उनका संबंध आर्थिक क्रियाओं से होता है। जैसे मान लीजिए आपने बहुत उन्नति कर ली है, तो उनका संबंध क्या, आपने अपनी मेहनत से, आर्थिक क्रिया मतलब होता है आपने जो आर्थिक क्रिया की है, जो आपकी मेहनत से आपने धन कमाया या बहुत बड़ी शॉप खोल ली, कुछ भी कर लिया, है ना, तो उसका क्रिया क्या होता है, मनुष्य जो समाज में उसके आपकी क्या छवि बन गई एक तरीके से देखा जाए तो, है ना। तो आर्थिक क्रियाओं का मतलब ये होता है कि मनुष्य की सामाजिक एवं वास्तविक मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं से इसका संबंध होता है। गैर आर्थिक का संबंध क्या होता है कि इन क्रियाओं का संबंध सभी मनुष्य के सभी कार्यों से होता है। आप गैर में अगर आप बात करोगे तो इन क्रियाओं का संबंध सभी मनुष्य के सभी कार्यों से होता है। मतलब मनुष्य क्या कार्य कर रहा है, उनके संबंध कैसे हैं, उनके कार्यों से होता है।
नेक्स्ट पॉइंट अगर आप प्रेरणा स्रोत आएगा, 5 पॉइंट है आपका प्रेरणा स्रोत। प्रेरणा स्रोत की बात करेंगे। प्रेरणा स्रोत में क्या है, ये क्रियाएं आवश्यकता से प्रेरित होती है। ये क्रियाएं क्या होती है, आपकी क्रिया में क्या होता है कि आवश्यकताओं से प्रेरित होती है कि आपकी क्या आवश्यकता है ना। मान लीजिए आपकी क्या आवश्यकता है, आपको मकान खरीदना है, ये आपकी एक आवश्यकता हो गई है ना। आपको कार खरीदना है, ये आपकी आवश्यकता हो गई। ये जितनी भी प्रेरणा स्रोत है, आपको प्रेरणा मिलती है ना, कि कहाँ मुझे क्या करना है आगे चलकर, तो ये प्रेरणाओं या आवश्यकताओं से प्रेरित होती है और ये इच्छाओं से प्रेरित होकर इन्हें किया जाता है। आपकी इच्छा, गैर आर्थिक क्रिया में क्या होता है कि आपकी क्या इच्छा है उससे आप प्रेरित होकर इसे किया जाता है। स्वभाव, आपके स्वभाव मीन्स नेचर, आपके नेचर कैसे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका स्वभाव। आपके स्वभाव क्या है, ये क्रियाएं वैधानिक होती है और ये क्रियाएं वैधानिक होना आवश्यक नहीं। ये क्रियाएं क्या रहती है कि वैधानिक रहती है। इनका आर्थिक क्रिया का काम रहता है वैधानिक। ये वैधानिक का तरीके से अपने कार्य करती है और इनका वैधानिक होना आवश्यक नहीं है गैर आर्थिक क्रियाओं का। उदाहरण 7 पॉइंट है आपका उदाहरण। इसके आप उदाहरण ले लीजिए, बहुत सारे उदाहरण इसके है ना कि आर्थिक क्रिया क्या उदाहरण। मैंने आपको उदाहरण बहुत सारे बताए थे, आर्थिक क्रिया और गैर आर्थिक क्रिया के उदाहरण। व्यापार, व्यवसाय तथा रोजगार आदि इन क्रियाओं के उदाहरण हैं। इनका मेन मकसद क्या रहता है, व्यापार करना। व्यापार मीन्स व्यवसाय करना है ना, रोजगार प्राप्त करना। इन क्रियाओं का मुख्य उदाहरण है। जैसे मैंने इसके उदाहरण आपको दिए हैं है ना, कि एक डॉक्टर द्वारा रोगी का उपचार करना, एक शिक्षक द्वारा शिक्षण कार्य करना है ना, कृषक द्वारा खेती करना, इनका मेन मकसद होता है। गैर आर्थिक क्रियाओं का मेन मकसद क्या रहता है ना, एक माता द्वारा अपने पुत्र को पालना, एक डॉक्टर द्वारा अपनी पत्नी का इलाज करना है ना, एक पुत्र का स्वस्थ लाभ के लिए उसको व्यायाम कराना। इसके बहुत सारे गैर आर्थिक क्रियाओं के उदाहरण हैं। ये आपका आर्थिक क्रिया तथा गैर आर्थिक क्रिया का अंतर था। इसके जस्ट नीचे आपको दे रखा है कि आर्थिक क्रियाओं का वर्गीकरण, मतलब आर्थिक क्रियाओं को किन किन भागों में बांटा गया है, उसका वर्गीकरण किस टाइप से किया गया है, उसके बारे में आपको इसमें बताया गया है। सबसे पहले आपको देखिए, आपके पास में पैसा। आर्थिक क्रियाओं का वर्गीकरण किस टाइप से किया गया है। आर्थिक क्रियाओं का वर्गीकरण आर्थिक क्रियाओं को वर्गीकरण किया गया है यहाँ पर है ना। जैसे मान लीजिए कितने भागों में इसको आपने बांटा हुआ है, आर्थिक क्रियाओं को कितने भागों में बांटा हुआ है। फर्स्ट आपका आता है पैसा, सेकंड आपका आता है रोजगार, और थर्ड आपका आता है व्यापार या व्यवसाय। इसको 3 भाग में बांटा गया है। आर्थिक क्रियाओं का वर्गीकरण, आर्थिक क्रिया की बात कर रहे हैं, गैर आर्थिक क्रिया की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। आर्थिक क्रियाओं का वर्गीकरण, आर्थिक क्रियाओं को 3 भाग में बांटा गया है, एक पैसा, एक रोजगार, एक व्यवसाय या व्यापार। ठीक है, इसमें क्या होता है, पैसे में विशिष्ट सेवा, इसके जितने विशिष्ट सेवा मतलब क्या, मैंने अभी आपको बताया था। आर्थिक क्रिया के बहुत सारे एग्जाम्पल दिए मैंने, बहुत सारे उदाहरण आपको दिए। एक डॉक्टर के द्वारा एक रोगी का इलाज करना, ये उनका पैसा हुआ। पैसा मतलब प्रोफेशनल होता है, पैसा वो नहीं होता, पैसे के बहुत सारे रहते हैं, ये पैसा अलग है। और अगर पैसे की बात करें, पैसा रुपए है ना, कॉमर्स में रोकड़ इस्तेमाल भी करते हैं, नगद, ये बहुत सारे शब्द आते हैं इसमें है ना। लेकिन आप पैसा, ये पैसा वाला, ये पैसा नहीं है ना। पैसा कौन सा,
ये पैसा नहीं है, पैसा, पैसा मतलब आप पैसे से क्या हो, आपने बहुत बार सुना होगा किसी से कि आप पैसे से क्या हो, उसको क्या बोलता है, मैं पैसे से टीचर हूँ, मैं पैसे से डॉक्टर हूँ, है ना, मैं पैसे से क्या हूँ, इंजीनियर हूँ, मैं पैसे से कलेक्टर हूँ। इसका ये मतलब होता है प्रोफेशनल जो भी होता है, ठीक है। इसका काम रहता है विशिष्ट सेवा देना। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एक शिक्षक द्वारा शिक्षण कार्य करना, एक डॉक्टर द्वारा रोगी का इलाज करना, ठीक। अब रोजगार की बात करें, सेवा या अनुबंध के अंतर्गत काम करना। रोजगार, आपकी क्या सेवा है, आपके क्या अनुबंध है, उसके अनुसार आपको रोजगार में कार्य करना रहता है, इसका संबंध इससे रहता है, ठीक। व्यवसाय, बिजनेस की बात करें, उत्पादन, क्रय तथा विक्रय संबंधी क्रियाएं। अब व्यवसाय में क्या होता है, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है कि उत्पादन करना पड़ता है। उत्पादन किया किसी भी चीज़ का, मान लीजिए आप खेती कर रहे हो, आपने किसी का भी उत्पादन किया, मान लीजिए गेहूँ है, मक्का है, जो जिसका भी आपने उत्पादन किया, ये उत्पादन हुआ। क्रय, क्रय का मतलब क्या होता है, क्रय मीन्स खरीदना। आपने क्या आइटम खरीदा है, क्रय मीन्स खरीदना। आपने सबसे पहले क्या किया, उत्पादन किया, मान लीजिए गेहूँ का किया, मक्के का किया, कपास का किया, जो भी उत्पादन किया, क्रय। क्रय, क्रय मीन्स क्या होता है कि आपने क्या खरीदा है, आपको क्या खरीदना है, खरीदने के बाद में उसका क्या करते हो, आप विक्रय करते हो। क्या करते हो, विक्रय। विक्रय मीन्स होता है बेचना। आपने क्या उत्पादन किया, जैसे गेहूं का किया, कपास का किया, क्रय। आपने क्या आइटम्स खरीदा है ना, खरीदना, क्या खरीदा, और फिर उसके अलावा नेक्स्ट में आपने क्या किया, उसका विक्रय किया, मतलब उसको आपने बेचना स्टार्ट कर दिया। ये तीन आर्थिक क्रियाओं का वर्गीकरण तीन भाग में बांटा गया है। एक पैसे के रूप में बांटा गया है, एक रोजगार के रूप में बांटा गया है, और एक व्यवसाय के रूप में बांटा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका पैसे की अवधारणा। अब पैसे की अवधारणा देखिए, यहाँ पर क्या होता है, पैसे की अवधारणा, पैसे की अवधारणा, इसके बारे में पढ़ेंगे, नेक्स्ट बाय नेक्स्ट चल रहा है अपना। पैसे से हमारा अभिप्राय उस धंधे से है जिसमें विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता होती है और जिसका उद्देश्य लाभ कमाना या लाभ प्राप्त करना होता है। जैसे पैसे की अवधारणा, पैसे मीन्स मैंने अभी आपको कहा था कि पैसा वो नहीं होता है। पैसा मीन्स क्या, मैंने अभी कहा, जैसे एक डॉक्टर है, एक शिक्षक है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, एक इंजीनियर है, एक कलेक्टर है, जो भी है ना, वो पैसे की अवधारणा के अंतर्गत आते हैं। और इनका मुख्य उद्देश्य क्या रहता है कि लाभ कमाना, लाभ प्राप्त करना या धन अर्जित करना होता है। ये पैसे की अवधारणा होता है। इसके उदाहरण के लिए अगर आप देखोगे नेक्स्ट पेज में, जिसमें मैंने अभी आपको कहा है कि पैसे की अवधारणा क्या होता है, जैसे पैसे बहुत सारे रहते हैं, जैसे डॉक्टर है, वकील है, इंजीनियर है, शिक्षक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ये सारे जितने भी व्यक्ति हैं ये पैसे की अवधारणा के अंतर्गत आते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, लाभ कमाना होता है, लाभ प्राप्त करना होता है, ठीक है। ये पैसे की आपको अवधारणा हुई। अब इसके जस्ट बाद अगर आप देखोगे तो पैसे की विशेषताएं, तो पैसे की क्या क्या विशेषताएं होती है। पैसे की विशेषताएं, इसके क्या नेचर होते हैं। पैसे की विशेषता, पैसे की विशेषताओं में क्या है, बहुत प्रकार की इसमें विशेषता दे रखी। विशिष्ट ज्ञान, देखिए विशिष्ट ज्ञान का मतलब क्या होता है कि आपके पास में विशिष्ट ज्ञान का होना बहुत जरूरी है। बगैर ज्ञान के आप कुछ भी नहीं कर सकते। विशिष्ट ज्ञान आपके अंदर, विशिष्ट ज्ञान का मतलब क्या हुआ, जैसे एक डॉक्टर है, डॉक्टर क्या करता है कि सबसे पहले प्रशिक्षण लेता है, ट्रेनिंग लेता है ना, डॉक्टरी के लिए पढ़ाई करता है, ट्रेनिंग लेता है, वो उसके अंदर उसके बाद में विशिष्ट ज्ञान आने के बाद ही एक रोगी का उपचार करता है ना, एक मरीज का उपचार करता है। एक इंजीनियर है, इंजीनियर का मतलब क्या होता है, इंजीनियर भी बनता है तो सबसे पहले अपनी क्या करेगा, वो डिग्री प्राप्त करेगा, डिग्री प्राप्त करने के बाद ही वो अपनी इंजीनियरिंग इसको करेगा। जैसे मान लीजिए पैसे के लिए विशिष्ट ज्ञान का होना आवश्यक है, जैसे इंजीनियरिंग की डिग्री होने पर इंजीनियर का, चिकित्सा स्नातक होने पर डॉक्टर का,
चार्टेड अकाउंटेंट की डिग्री प्राप्त करने पर अंकेक्षक का, वकालत की डिग्री प्राप्त करने पर वकील का कार्य किया जा सकता है। बिना विशेष डिग्री के पेशे में प्रवेश नहीं किया जा सकता है। आपके पास अगर डिग्री नहीं है तो आपको प्रवेश नहीं मिलेगा। सेकंड पॉइंट है आपका प्रशिक्षण तथा अनुभव द्वारा प्रगति। देखिए, आपके पास में जब तक प्रशिक्षण ट्रेनिंग नहीं होगी, आपके पास में जब तक आपको उसका अनुभव नहीं होगा, निरंतर अभ्यास, प्रशिक्षण तथा अनुभव के परिणाम स्वरूप पेशे में प्रगति या विकास होता जाता है। अगर आपने निरंतर प्रशिक्षण किया है तो आपका उसमें क्या, उसकी प्रगति, आपकी उन्नति होगी, है ना, आपका विकास होगा। आचार संहिता, प्रत्येक पेशे की अपनी आचार संहिता होती है जिसका पालन पेशेवर व्यक्ति को करना पड़ता है। प्रत्येक व्यक्ति की क्या अपनी एक आचार संहिता रहती है जिसको सबको उसका पालन करना बहुत जरूरी होता है। ईमानदारी तथा नैतिकता, अगर एक पेशेवर व्यक्ति है और आपको ईमानदारी से कार्य करना पड़ेगा उसका। सेवा भावना, आपके अंदर देखिए सेवा भावना होना बहुत जरूरी है। आर्थिक लाभ के साथ साथ पेशे में सेवा की भावना भी निहित रहती है। कभी कभी निःशुल्क कार्य भी करना पड़ता है। देखिए, मान लीजिए एक डॉक्टर है ना, और मान लीजिए उसकी फीस 300 रुपये है, ठीक, और आपके पास में इतने पैसे की व्यवस्था नहीं है, तो बट आप क्या करोगे, तो आपके अंदर उस समय सेवा भावना भी होना आवश्यक है। जैसे मान लीजिए डॉक्टर द्वारा रोगी की निःशुल्क चिकित्सा, धार्मिक, सामाजिक और राष्ट्रीय हित के लिए गायक, संगीतकार, खिलाड़ी आदि द्वारा अपनी कला और निःशुल्क प्रदर्शन आदि करना पड़ेगा। मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पेशेवर संस्थाएं, आपके पास में जितनी भी राष्ट्रीय संस्थाएं होती है उससे आपको मान्यता प्राप्त होना बहुत जरूरी है। प्रत्येक पेशे के लिए राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त पेशेवर संस्था की सदस्यता ग्रहण करना पेशेवर व्यक्ति के लिए आवश्यक है। ये संस्थाएं संबंधित पेशे में प्रवेश का नियमन करती है, पेशा करने का प्रमाण पत्र जारी करती है तथा पेशे के संबंध में आचार संहिता का निर्माण करती है और लागू करती है। ऐसी संस्थाओं के उदाहरण निम्न प्रकार हैं। ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं जो मान्यता प्राप्त रहती है, जिनका उद्देश्य रहता है मान्यता प्राप्त करना। जिसे एक तरफ आपको दे रखा हुआ है, यहाँ पर पैसे दे रखा हुआ है, उधर इधर मान्यता प्राप्त पेशेवर संस्थाएं दे रखी हुई है। पैसे में जैसे क्या आ गया आपके, चिकित्सक का पेशा, कानून का पेशा, लेखांकन पेशा, इंजीनियर पेशा। आपको 4 तरीके के यहाँ पर ये दे रखे हुए हैं। सबसे फर्स्ट है आपका चिकित्सक का पेशा। इसमें क्या रहता है, चिकित्सक के पेशे में मेडिकल काउंसलिंग ऑफ इंडिया, जितने भी मेडिकल काउंसलिंग रहती है वो उससे आपको मान्यता प्राप्त, वो पेशेवर संस्थाओं के अंतर्गत आती है। कानून के पेशा, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, जितनी भी कानून का जो पेशा है उसकी भी मान्यता प्राप्त काउंसिलिंग ऑफ इंडिया द्वारा की जाती है। लेखांकन का मतलब ये होता है कि मैंने कल आपको अकाउंट में आता है अपना लेखांकन, है ना, जिसे अकाउंटिंग बोलते हैं, उसकी मान्यता भी आपको होना चाहिए। ये क्या करता है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ये चार्टर अकाउंटेंट जो रहते हैं उससे मान्यता प्राप्त होना आवश्यक है। इंजीनियर पेशा, यूनिटी ऑफ इंजीनियर्स ऑफ इंडिया, ये इंजीनियर की जो इंस्टीट्यूट रहती है उसके द्वारा आपको उससे मान्यता प्राप्त होना आपको आवश्यक है। नेक्स्ट आपका दे रखा है नियोजन और रोजगार। नेक्स्ट पॉइंट आपका दे रखा है नियोजन और रोजगार। देखिए, यहाँ तक ये पैसे की विशेषताएं थी, पैसे की अवधारणा मैंने आपको बताई। अब नेक्स्ट पॉइंट आपका नियोजन और रोजगार, है ना। तो नियोजन और रोजगार, सेकंड पॉइंट आपको दे रखा है रोजगार की विशेषताएं दे रखी है, ठीक है। इसको आपको अच्छे व्यवसाय दे रखा है। नियोजन और रोजगार को आपको अच्छे से पढ़ना है, समझना है कि नियोजन और रोजगार, नियोजन मतलब प्लानिंग होती है, रोजगार आपको किस टाइप से सारी चीज़ें इसके अंदर बताई गई है ना। उसका रोजगार की विशेषता आपको अच्छे से पढ़ना है और समझना है ना। व्यवसाय की अवधारणा उसकी परिभाषा दे रखी है। यहाँ तक आपके लिए होमवर्क है, अच्छे से पढ़ना है और उसको समझना है। ओके।